दोस्तों, दर्शकों से हमने यही सुना था कि अगर भारत के किसी युवा को पैसा कमाना है तो वह दुबई, सऊदी अरब या कतर जैसी गल्फ कंट्रीज का रुख करता है। लेकिन ग्लोबल ऑर्डर में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने पूरी दुनिया के समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। कल का सुपर पावर रूस अब अपने देश की इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए भारतीय मजदूरों, भारतीय इंजीनियर्स और किसानों के सामने कालीन बिछाकर खड़ा है। दोस्तों, रशिया के पास दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक वेपन्स हैं, अथाह प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन अपनी ही फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, अपने खेतों को संभालने के लिए और अपने शहरों के मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। किसी दूसरे देश के सामने वह आज हाथ फैला रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है? आखिर अचानक से रशिया के अंदर यह अकाल सा क्यों पड़ गया है? क्या यूक्रेन वॉर के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बन चुकी हैं कि रशिया के पास अब लोगों का संकट हो चुका है? दोस्तों, यह स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है। और दोस्तों, जब जब स्थितियां विकराल होती हैं, रशिया का साथ देने के लिए दुनिया में जो देश सबसे आगे रहता है वह है भारत। और एक बार फिर से भारत उसके काम आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चाइना और अमेरिका जैसे दिग्गज देश इस वक्त माथा पकड़कर बैठे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भारत और रशिया की इस नई जुगलबंदी को तोड़ा कैसे जाए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत ने बिना कोई जंग लड़े, बिना कोई मिसाइल दागे एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज इंडिया 24x7 और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रोक की जो तेल और हथियारों से बहुत आगे निकल चुका है। अगर आपको लगता है कि भारत ने सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीद कर पैसा कमाया है, तो आप असली खेल का केवल 10% ही जानते हैं। कहानी अब इंसानों, खून पसीने और एक ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट तक पहुंच चुकी है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, कुछ सालों में हमने एक बहुत ही दिलचस्प सप्लाई चेन को बनते हुए देखा है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो रशिया की इकोनॉमी डगमगाने लगी, सिकुड़ने लगी। तब भारत ने एंट्री ले ली। दोस्तों, हमने रशिया से भर भर कर सस्ता कच्चा तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरीज के अंदर उसे प्रोसेस किया और वापस उसे यूरोप और अमेरिका को महंगे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा भी कमाया। जब रशिया को अपने युद्धक टैंकों, मिसाइलों और सुखोई जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी, तो भारत ने अपने मेक इन इंडिया इकोसिस्टम के जरिए उसकी मशीनरी, सीएनसी मशीनें और ब्रह्मोस जैसे हथियारों के कंपोनेंट्स सप्लाई कर दिए। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। ये तो केवल बातें हैं जो दुनिया को दिखाई दे रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रशिया एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसे न तो मिसाइलें सुलझा सकती हैं और न ही कच्चा तेल सुलझा सकता है, और वह संकट है इंसानों की भारी कमी। दोस्तों, रशिया क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी आबादी लगातार सिकुड़ रही है, घट रही है। यूक्रेन वॉर ने इस संकट को और ज्यादा गहरा कर दिया है। दोस्तों, रशिया के लाखों युवा या तो मोर्चे के ऊपर लड़ रहे हैं या युद्ध के डर से देश छोड़कर भाग चुके हैं। दोस्तों, इसका नतीजा क्या हुआ? रशिया की फैक्ट्रीज खाली पड़ी हैं, खेतों के अंदर फसलें काटने वाले लोग नहीं हैं, उनको संभालने वाले नहीं हैं। रेलवे और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम पूरी तरह से ठप होने की कगार पर आ चुका है। पहले रशिया इन सभी कामों के लिए उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे पूर्व सोवियत देशों के मजदूरों के ऊपर डिपेंडेंट रहा करता था। लेकिन हाल ही के वर्षों के अंदर रशिया में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से ही पुतिन प्रशासन ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल डाली है। अब उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो मेहनती हों, शांतिप्रिय हों और जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके। और दोस्तों, यही कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है। रशिया ने अपनी नजरें घुमाई और उसे दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही देश नजर आया, और वह था हमारा भारत। आज की तारीख में रशिया भारत के लिए दूसरा गल्फ बन चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स और रशियन समाचार एजेंसी तास के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रशिया के अंदर भारतीय वर्कर्स की तादाद 70,000 से ज्यादा हो चुकी है। मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक भारतीय कामगार सड़कों की सफाई से लेकर कंस्ट्रक्शन, खेती, ऑयल एंड गैस, रेलवे, आईटी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। रशियन सरकार इन सभी वर्कर्स को हर महीने $556 से लेकर $1,112
यानी कि लगभग 45,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की सैलरी दे रही है। साथ ही रहने के लिए मुफ्त में जगह मिल रही है, मुफ्त में खाना मिल रहा है और रशियन भाषा की ट्रेनिंग भी लगातार इनको दी जा रही है। दोस्तों, दिसंबर 2025 के अंदर जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच में लेबर मोबिलिटी को लेकर खास समझौते हुए थे। टारगेट यह है कि 2026 के अंदर कम से कम 40,000 और नए भारतीयों को रशिया के अंदर नौकरी दे दी जाए। एक तरफ भारत के युवाओं को रोजगार और शानदार सैलरी मिल रही है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार के पास रेमिटेंस के रूप में भारी विदेशी मुद्रा आ रही है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर पूरा का पूरा गेम पलट रहा है। आखिर रशिया भारत पर इतना अंधा भरोसा यानी ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों करता है? रशिया ने क्यों चाइना से मदद नहीं मांगी, जो उसका पड़ोसी भी है और उसके पास भी भारी वर्कफोर्स है? तो दोस्तों, इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कूटनीति को समझना बेहद जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऑयल रिग्स, रेलवे और टेलीकॉम के अंदर किसी दूसरे देश के नागरिकों को घुसने नहीं देता है। अगर रशिया वहां चाइना के लोगों को बसाता, तो उसे हमेशा एक डर रहता कि कहीं चाइना भविष्य में उसके साइबेरियाई इलाकों पर कब्जा न कर ले या जासूसी न करने लग जाए, क्योंकि चाइना का इतिहास ही विवादास्पद रहा है और वह विस्तारवाद को चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत के साथ रशिया का कोई भी सीमा विवाद नहीं है। दोनों देशों के बीच में एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक रिश्ता रहा है, जिसमें ट्रस्ट डेफिसिट की कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों, रशिया को पता है कि भारत कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। यह भरोसा रातों रात नहीं बना है। इतिहास के पन्ने पलटिए। दोस्तों, 1971 के युद्ध के अंदर जब अमेरिका का टास्क फोर्स 74 भारत पर हमला करने के लिए बंगाल की खाड़ी में आ रहा था, तब वह सोवियत संघ यानी आज का रूस ही था जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत की रक्षा के लिए भेज डाली थी। जब जब संयुक्त राष्ट्र के अंदर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की जाती रही, तब तब रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को बचाया है। यह वह डिप्लोमेटिक सिग्नल है जो आज भी दोनों देशों की रगों के अंदर दौड़ता है। रशिया जानता है कि भारतीय लोग सिर्फ काम से काम रखते हैं, वे वहां की राजनीति के अंदर दखल नहीं देते, और सबसे बड़ी बात, भारतीयों का काम करने का तरीका दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे भी कहीं बड़ा है। अब दोस्तों, इस पूरे परिदृश्य को पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका और यूरोप के नजरिए से देखिए। उनके लिए यह एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर से कम नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि सैंक्शंस के थ्रू वह रशिया को घुटनों पर ला देगा, लेकिन भारत ने रशिया का तेल खरीदकर उसकी इकोनॉमी को बचा लिया। अमेरिका ने सोचा कि हथियार और पुर्जे रोककर वह रशिया की सेना को पंगु बना देगा, लेकिन भारत से गए इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी ने रशिया के कारखानों को चालू रखा। और अब जब अमेरिका को लगा कि मजदूरों की कमी से रशिया अंदर से टूट जाएगा, तब भारत ने अपने हजारों कुशल और अकुशल कामगार भेजकर रशिया की फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं उठना फिर से शुरू करवा दिया है। दोस्तों, पश्चिमी देश और चाइना दोनों ही इस बात से हैरान हैं कि इस दोस्ती को तोड़ा कैसे जाए। अमेरिका भारत पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है। दूसरी तरफ चाइना भी परेशान है, क्योंकि रूस धीरे धीरे चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता कम करके भारत को अपनी सप्लाई चेन का मुख्य हिस्सा बना रहा है। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि इस पूरी स्थिति को देखकर अमेरिका, यूरोप और चाइना की क्या हालत हो रही होगी। उनके लिए यह सिचुएशन समझ से बाहर हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप ने सोचा था कि सैंक्शंस लगाकर वे रशिया को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ने उनके सारे मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। पश्चिमी देश बार बार भारत पर दबाव बनाते हैं कि रशिया से रिश्ते तोड़ लो, लेकिन भारत अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें साफ संदेश दे देता है। दूसरी तरफ चाइना, जो लगातार सोच रहा था कि कमजोर हो चुका रशिया पूरी तरह से उसका पिछलग्गू बन जाएगा, तो अब वह भी हैरान है। चाइना को डर है कि रशिया और भारत की यह बढ़ती हुई सामरिक साझेदारी और आर्थिक नजदीकियां कहीं एशिया के अंदर चाइना के दबदबे को खत्म न कर दें, क्योंकि रशिया भारत को सिर्फ तेल ही नहीं दे रहा है, बल्कि चाइना के खिलाफ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने में भी परोक्ष रूप से मदद कर रहा है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि रशिया भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स या एडवांस रडार सिस्टम्स दे,
लेकिन रशिया चाइना की परवाह किए बिना भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा गहरा कर रहा है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का इम्पैक्ट बहुत ही विशाल होने वाला है। जिस तरह से भारत और रूस रुपए और रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, वह दुनिया भर में डीडॉलराइजेशन की प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी करेंसी यानी कि डॉलर है, और भारत रूस का यह कदम सीधे उस ताकत के ऊपर प्रहार कर रहा है। इसके साथ ही भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर, जो अब तक रक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत पीछे था, उसे रशिया के ऑर्डर्स के कारण एक अभूतपूर्व बूस्ट मिल रहा है। भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, भारत का जो वर्कफोर्स रशिया जा रहा है, वह वहां से जो रेमिटेंस यानी कि पैसा भारत भेज रहा है, वह भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को और ज्यादा मजबूत करेगा। यह सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, ये एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव है। दोस्तों, भारत ने बड़ी ही चतुराई से खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन के इस मुहाने के ऊपर लाकर खड़ा कर लिया है, जहां अमेरिका को हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और बाजार की जरूरत है, यूरोप को हमारे रिफाइंड ऑयल की जरूरत है, और रशिया को हमारे स्पेयर पार्ट्स और इंसानों की जरूरत है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ एक दर्शक नहीं है, हम पावर बैलेंस को अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं। रशिया का यह नया गल्फ बनना इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले टाइम में दुनिया उसी की धुरी पर घूमेगी जिसके पास ह्यूमन कैपिटल और स्वतंत्र विदेश नीति होगी, जिसने यह साबित किया है कि जब म्यूचुअल इंटरेस्ट और गहरा विश्वास एक साथ मिलते हैं, तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी प्रतिबंध या कोई भी युद्ध उस साझेदारी को तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, भारत और रूस की इस दोस्ती के ऊपर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात को जरूर कहें। देखते रहिए एरियन न्यूज इंडिया 24/7। धन्यवाद।